हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 9 प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। चैप्टर 9 जो है चैप्टर 7 और 8 पर जो है बेस्ड है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले उन दो चैप्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो पहले उन दो चैप्टर्स को अच्छे से स्टडी करने के बाद आप ये चैप्टर कर सकते हैं। तो डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड को स्टडी करने से पहले हम कुछ एक बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में जानेंगे कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो पहले हम करने जा रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। लास्ट चैप्टर जो चैप्टर 8 था शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट का, तो उसमें हमने इक्विलिब्रियम आउटपुट या इक्विलिब्रियम जीडीपी के लिए 2 अप्रोचेस स्टडी करी। एक तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच और दूसरी सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। यानी इक्विलिब्रियम वहाँ भी होता है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होते हैं और सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर होते हैं। लेकिन ये इक्विलिब्रियम जो इनकम आउटपुट या जीडीपी का होता है, ज़रूरी नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट पर ये इक्विलिब्रियम हो। फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जब सारे रिसोर्सेज मतलब प्रोडक्शन करने वाले रिसोर्सेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब फुली यूटिलाइज्ड हैं इकोनॉमी में, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है। लेकिन एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो सकते हैं, एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं अगर रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन अभी नहीं हुआ है, या यूं कह लो कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज है, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर फोर्स है, या रिसोर्सेज अभी अंडर यूटिलाइज्ड हैं, तो भी एडी और एएस दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। अब एग्जांपल है, सपोज इकोनॉमी में सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके 10 करोड़ के बराबर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जा सकती हैं। लेकिन जो प्रोड्यूसर्स ने आउटपुट का प्लान किया हुआ है, यानी जो एग्रीगेट सप्लाई है, और जो हाउस होल्ड्स एक्सपेंडिचर करने का जो प्लान कर रहे हैं, यानी जो एग्रीगेट डिमांड है, ये 8 करोड़ के बराबर है। अब रिसोर्सेज जो 2 करोड़ के इक्वल हैं, यानी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन उनसे किया जा सकता है, वो अनयूटिलाइज्ड रहेंगे, यानी उनका यूज़ नहीं होगा, क्योंकि 8 करोड़ पर ही एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों 8 करोड़ के इक्वल हैं। तो इक्विलिब्रियम यहाँ पर हो जाता है। लेकिन ये इक्विलिब्रियम जो है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इस इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड 2 सिचुएशन हो सकती हैं, एक फुल एम्प्लॉयमेंट और दूसरी अंडर एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तो वो होता है जिसमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन होता है। सारी लेबर फोर्स को काम मिल जाता है, लैंड एरिया है वो यूटिलाइज हो रहा है, कैपिटल यूटिलाइज हो रही है, सारे रिसोर्सेज जो हैं वो फुली यूटिलाइज हो रहे हैं। इसका मतलब इकोनॉमी में एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, इसे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहेंगे। लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वो होता है जब एएस और एडी, प्लान्ड एएस और प्लान्ड एडी दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन रिसोर्सेज अभी भी पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हुए हैं। इकोनॉमी में अभी एक्सेस कैपेसिटी है, अभी भी लेबर फोर्स ऐसी है जो अनएम्प्लॉयड है। तो ये इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले हो जाता है, इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहेंगे। हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग एएस और एडी दोनों 8 करोड़ के इक्वल हो जाते हैं। 8 करोड़ एग्रीगेट डिमांड है और 8 करोड़ ही एग्रीगेट सप्लाई है। लेकिन इकोनॉमी में इतने रिसोर्सेज हैं कि 10 करोड़ के बराबर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जा सकती हैं, यानी एग्रीगेट सप्लाई 10 करोड़ की हो सकती है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड क्योंकि 8 करोड़ है, तो एग्रीगेट सप्लाई भी 8 करोड़ हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। लेकिन ये इक्विलिब्रियम जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम नहीं कहलाएगा, इसको हम कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो जो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है वो इसी से रिलेटेड है। डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद वाली सिचुएशन है। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है दैट इज़ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है, वॉलेंट्री होता है अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, जब लोग जो हैं अपनी मर्ज़ी से बेरोज़गार रहते हैं, जॉब्स अवेलेबल होती हैं लेकिन वो काम करना नहीं चाहते, दे आर नॉट विलिंग टू वर्क एट ऑल। अब कारण ये भी हो सकता है कि
जो वेजेस हैं, जो एग्जिस्टिंग वेजेस हैं, जो करंट वेजेस हैं, वो उनको सूट नहीं कर रही, उन वेजेस पर काम नहीं करना चाहते या वैसे ही काम नहीं करना चाहते। तो जो अपनी मर्ज़ी से काम नहीं करना चाहते, वर्क इज़ अवेलेबल, जॉब इज़ अवेलेबल, इसको कहेंगे हम वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा होता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है कि जब लोग काम करने के लिए विलिंग भी हैं, एबल भी हैं, एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, करंट वेज रेट पर, बट जॉब इज़ नॉट अवेलेबल, वर्क इज़ नॉट अवेलेबल, तो मजबूरी में फोर्सफुली उनको बेरोज़गार रहना पड़ता है। तो ये कौन सी सिचुएशन होती है? ये वो सिचुएशन होती है जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो इतनी नहीं है कि सारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन कर ले। एग्रीगेट डिमांड कम है, इसलिए लेबर की डिमांड कम है, तो लेबरर्स को मजबूरी में जो है फोर्सफुली जो है बेरोज़गार रहना पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक्स में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो एक्चुअली इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को हम इकोनॉमिक्स में कंसीडर नहीं करते हैं। जो लोग अपनी मर्ज़ी से बेरोज़गार हैं उनको बेरोज़गार नहीं कहा जाता है, उनको अनएम्प्लॉयड कहते हैं। जिनको काम करना चाहते हैं, जो काम करने के योग्य हैं, लेकिन उनको काम मिलता नहीं है, यानी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को हम अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन या अनएम्प्लॉयड की डेफिनेशन में कंसीडर करते हैं, वॉलेंट्री को कंसीडर नहीं करते हैं। इसके बाद अगला कंसेप्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन वो है जिसमें वो सारे लोग जो काम करने के काबिल हैं और काम करने के लिए विलिंग हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, उन सभी को काम मिल जाता है। मतलब इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, सारे जो लेबर फोर्स है, जितने की डिमांड हो रही है उतने की ही सप्लाई हो रही है। डिमांड फॉर लेबर इज़ इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर गिवन वेज रेट पर सभी जो वो लोग काम करने के लिए तैयार हैं उन सभी को काम मिल रहा है। तो लेबर मार्केट जो है वो क्लियर है, इक्विलिब्रियम की स्टेट है, इसको हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमी में कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं होगा, कि यानी कि ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन इकोनॉमी में वो होती है जिसमें थोड़ी बहुत जो है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, कुछ डिग्री अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रहती है, जिसे कि हम कहते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है? क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई फोर्सेस में पैरामीटर्स में लगातार चेंजेस होते रहते हैं। गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कम होती रहती है, ज़्यादा होती रहती है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है रिसोर्सेज का यूज़ भी कम होता रहता है और ज़्यादा होता रहता है। तो इसलिए इन चेंजेस को एडजस्ट होना पड़ता है। तो एडजस्टमेंट करते हुए कुछ लोग जो है वो बेरोज़गार रह जाते हैं। कई बार क्या होता है कि डिमांड कम हो जाती है तो थोड़े बहुत लोग जो है वो बेरोज़गार रह जाते हैं। अब ऐसी बेरोज़गारी में जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट में भी होती है, इसको कहते हैं फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी वो सिचुएशन है जो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में एग्जिस्ट करती है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जो कि इकोनॉमी में जो चेंजेस होते रहते हैं। डायनामिक इकोनॉमी का मतलब इकोनॉमी में चेंजेस आते रहते हैं और जॉब्स चेंज होती रहती हैं। जॉब्स चेंज होने के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ये थोड़े टाइम के लिए हो सकती है, हो सकता है कुछ दिनों के लिए, हो सकता है कुछ महीनों के लिए हो, थोड़े टाइम के लिए होती है। किसके कारण से होती है? इमोबिलिटी ऑफ लेबर, कि लेबर मोबाइल नहीं है, लेबर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं चाह रहा। वर्क इज़ अवेलेबल लेकिन वो जाना नहीं चाहता है, तो थोड़े टाइम के लिए हो सकता है उसे दूसरी जॉब ना मिलती हो जहाँ पर वो चाहता है, तो इसलिए उसे बेरोज़गार रहना पड़ता है। या फिर कोई फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं लेकिन रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई है, 15 डेज़ के लिए उनको निकाला गया है या काम नहीं है, तो इसको हम कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड जानकारी नहीं है लोगों को, इसलिए वो बेरोज़गार हैं। पावर की शॉर्टेज है, मशीनों की वियर और टीयर जो है टूट फूट मरम्मत, इसका कारण हो सकता है। या वर्कर्स जो हैं वो एक जगह जॉब छोड़कर दूसरी जगह जॉब जाते हैं, तो इसके बीच में मान लो 1 महीने का 2 महीने का जो टाइम है जॉब चेंज करने के बीच में, तो ये कारण भी हो सकता है। तो इन सब कारणों की वजह से जो छुटपुट अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको कहते हैं हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरे तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट जो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में होती है उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है? जो लॉन्ग टर्म डिक्लाइन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज़, कुछ इंडस्ट्रीज़ के लॉन्ग टर्म डिक्लाइन यानी पतन के कारण होती है, उनके विनाश के कारण होती है।
क्योंकि इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। आपको मालूम है कि डिमांड का पैटर्न चेंज होता रहता है, फैशन चेंज होता रहता है, और ये किस वजह से होती है? जब लेबर के अलावा बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो उनकी शॉर्ट सप्लाई है, तो लेबर को काम नहीं मिल रहा है। और दूसरा, लेबरर्स जो हैं वो नई टेक्निक के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या न्यू इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए वो एक्सपर्ट नहीं है, वो पुराने तरीक़ों से काम करने में एक्सपर्ट हैं, इसलिए वो बेरोज़गार हो गए हैं। या फिर प्रोडक्शन की टेक्निक ही चेंज हो गई है, पुरानी टेक्निक नहीं रही, तो पुरानी टेक्निक से काम करने वाले वर्कर्स जो हैं वो बेरोज़गार हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये दोनों तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट, कौन कौन सी? फ्रिक्शनल एज वेल एज स्ट्रक्चरल, ये दोनों ही फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में होती हैं। इन दोनों को कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? ये वो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जो इकोनॉमी में हमेशा ही होता है, चाहे लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में ही क्यों ना हो। ये किसके कारण से होता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के कारण होता है। फ्रिक्शनल चेंजेस आते हैं इकोनॉमी में, स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, इसके कारण से नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इसके बाद आते हैं हम जो हमारा मेन टॉपिक है, जो चैप्टर है डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड को करने से पहले हम कुछ एक मेन कंसेप्ट्स कर लेते हैं, वो हमने कर लिए। अब हम करने जा रहे हैं कि डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है। डेफिशिएंट नाम से ही पता लग रहा है कि कमी है। तो डेफिशिएंट डिमांड क्या है? जब एग्रीगेट डिमांड में डेफिशिएंसी होती है, जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है, किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। कौन सी एग्रीगेट सप्लाई? जो कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट पर जो एग्रीगेट सप्लाई है उससे एग्रीगेट डिमांड कम होती है, यानी जो रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन करके जो आउटपुट प्रोड्यूस हो सकता है उससे एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम होती है। अगर एग्रीगेट डिमांड कम होती है तो रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं होगा, तो इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी होगी, तो एग्रीगेट डिमांड कम होती है जब एग्रीगेट सप्लाई से। कौन सी एग्रीगेट सप्लाई? कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। इस तरीके से आपने इसमें लिखना है AD इज़ लेस दैन AS कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। ये चीज़ आपने लिखनी है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट ज़रूर लिखना है। ये क्यों है? यानी एग्रीगेट सप्लाई जो फुल एम्प्लॉयमेंट पर होती है उससे एग्रीगेट डिमांड कम होती है। एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। एग्रीगेट डिमांड का अपना जो लेवल होता है फुल एम्प्लॉयमेंट पर, एग्रीगेट डिमांड का जो अपना फुल एम्प्लॉयमेंट पर लेवल होता है उससे कम होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर तो AD और AS दोनों बराबर होते हैं, तो हम डेफिशिएंट डिमांड को दोनों ही सेंस में बता सकते हैं कि ये एग्रीगेट सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट वाली से कम होती है और ये एग्रीगेट डिमांड अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम होती है। अब इस डेफिशिएंट डिमांड का हम मेजरमेंट करेंगे कि डेफिशिएंट डिमांड को डायग्रामेटिकली हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये डायग्राम आपने पहले बनाया हुआ है लास्ट चैप्टर में, इक्विलिब्रियम वाला। एक्स एक्सिस पे आपने देना है इनकम को, एक्स एक्सिस पे इनकम या GDP। वाई एक्सिस पे आपने देना है एग्रीगेट डिमांड या एक्सपेंडिचर। ये AS लाइन बीच वाली 45 डिग्री के एंगल पे y इज इक्वल टू AS। फिर आपने बनाना है ADF, ये ब्लू वाली लाइन। ADF का मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। तो AS और AD दोनों, प्लान्ड AD और प्लान्ड AS, ये E पर एक दूसरे के बराबर हैं। ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है और ये जो आउटपुट का लेवल यहाँ पर आएगा ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आएगा। हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मान लो ये 10 करोड़ है, 10 करोड़ ही एग्रीगेट सप्लाई है और 10 करोड़ ही एग्रीगेट डिमांड है। लेकिन एट प्रेजेंट क्या है? एग्रीगेट डिमांड का लेवल जो प्लान्ड AD है, यानी जो पीपल विश कर रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं खर्च करने का इकोनॉमी में, वो कम है। ये मान लो हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग 8 करोड़ के बराबर है। तो एग्रीगेट डिमांड अपने फुल एम्प्लॉयमेंट वाले लेवल से कम है। फुल एम्प्लॉयमेंट वाले AS से भी कम है, फुल एम्प्लॉयमेंट वाले AD से भी कम है। तो अगर ये कम होगा तो हम ये कर्व नीचे की ओर बनाएंगे। कौन सा? प्लान्ड AD, ADP प्लान्ड AD। तो आप इसको नीचे बनाएंगे, पैरेलल करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
अब आप क्या देख रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड अपने फुल एम्प्लॉयमेंट वाली एग्रीगेट डिमांड से इतनी कम है, जो ये गैप है बीच में, इसी को ही हम कहेंगे डेफिशिएंट डिमांड। तो डेफिशिएंट डिमांड का हम मेजरमेंट कैसे करेंगे? एडीएफ और एडीपी में जो डिफरेंस है, एडीएफ यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट वाली एग्रीगेट डिमांड और एडीपी यानी कि प्लान्ड एडी, इनके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू डेफिशिएंट डिमांड। यानी डिमांड कम है, एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम है, पीपल जो प्लान कर रहे हैं स्पेंड करने का वो कम है, किससे? एग्रीगेट सप्लाई से, कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट पर जो एग्रीगेट सप्लाई या डिमांड का लेवल है उससे एग्रीगेट डिमांड यानी प्लान्ड एडी जो है वो कम है। अब इसके कारण क्या है, ये डेफिशिएंट क्यों होती है? हमने एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स करे थे चैप्टर 7 में, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, बिल्कुल वही के वही हमने लेने हैं कि उनमें कमी आ गई है, उनमें रिडक्शन आ गया है। तो पहला हम ले रहे हैं रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है एग्रीगेट डिमांड का एक मेन कंपोनेंट है जिसको हम C से डिनोट करते हैं। तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो पहले से कम हो गया है, इसके कारण एडी कम हो गई है। ये कम क्यों हो गया है? इसका कारण ये भी हो सकता है कि लोगों की जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो जो कम हो गई है, या प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ गई है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है कि जितनी उनकी इनकम है उसका वो कम हिस्सा कंज्यूम कर रहे हैं। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में होने वाली कमी, और वो ज़्यादा सेव कर रहे हैं तो प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो उनकी इंक्रीज़ हो रही है। एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में ऐसा ही होता है कि एमपीएस बढ़ता है तो उनकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम होती है, क्योंकि उनका कंजम्पशन पीक लेवल पर पहुंच जाता है, उनकी नेसेसिटीज़, कंफर्ट्स, लग्जरीज जो है वो अपने पीक लेवल पर पहुंच जाती हैं, तो उसके बाद वो कंज्यूम नहीं करते बल्कि सेव करते हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में एमपीएस बढ़ने लगता है। दूसरा कॉज है रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड का दूसरा कंपोनेंट आई यानी C प्लस आई। अब आई की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का। इसमें भी कमी आ सकती है, किसके कारण से? पुअर बिजनेस एक्सपेक्टेशन के कारण से। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये लग रहा है कि जो कमी आ रही है, डिमांड के लेवल में कमी आ रही है, मार्केट में मंदी आ रही है, पुअर बिजनेस एक्सपेक्टेशन है, तो इसलिए उनको कोई इनकरेजमेंट नहीं मिलता है और वो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो कम कर रहे हैं। इसके बाद अगर मान लो इकोनॉमी 4 सेक्टर्स है, ये तो अभी तक हमने बात की थी कि इकोनॉमी 2 सेक्टर्स है, तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट 2 ही चीज़ें होंगी एग्रीगेट डिमांड में। तो अगर इकोनॉमी 4 सेक्टर्स है तो उसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी होगा, तो हो सकता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में कमी आई हो। गवर्नमेंट जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करती है इकोनॉमी में, प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है। अब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कम होने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उस गवर्नमेंट को टैक्स और नॉन टैक्स रिसीट से इनकम कम आई हो, इसलिए गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर कम कर रही हो। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कट होने की वजह से भी एग्रीगेट डिमांड कम हो सकती है। इसके बाद है डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स क्या है? हमारी जीडीपी यानी हमारे आउटपुट का वो हिस्सा जो हम विदेशों को सेल करते हैं, विदेशों में हम बेचते हैं, फॉरेनर्स जो खरीदते हैं, अगर वो खरीदते हैं तो वो खर्च करते हैं हमारी जीडीपी पर। तो हमने हमारी जीडीपी पर होने वाला एक्सपेंडिचर लेना है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर लेना है। तो एक्सपोर्ट्स में होने वाली कमी, फॉरेनर्स जो है वो कम खर्च कर रहे हैं हमारी जीडीपी पर, यानी हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो रहे हैं। अगर हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं तो इसका मतलब डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स पर होने वाला एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, इससे एडी कम हो सकती है। दूसरी तरफ हमारे इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हमारे देश के लोग इंटरनेशनल चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं, और वो पैसा जो हमारी जीडीपी पर खर्च होना चाहिए वहाँ कमी आ रही है, बल्कि वो पैसा बाहर की बनी हुई चीज़ों पर खर्च हो रहा है। तो हमारी जीडीपी पर होने वाला एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो रहा है। इसके अलावा इंक्रीज़ इन टैक्स रेट, हो सकता है गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ा दिया हो। टैक्स रेट बढ़ाने से अगर लोगों की इनकम पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा तो दे आर लेफ्ट विद लेस डिस्पोजेबल इनकम, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम, यूजेबल इनकम जो है वो कम रहेगी, तो उनकी जो स्पेंड करने की कैपेसिटी है वो पहले से कम खर्च करेंगे। और अगर उनकी प्रोपेंसिटी टू स्पेंड रिमेन्स द सेम, अगर उनकी प्रोपेंसिटी जो है वो सेम रहती है, एमपीसी अगर उनकी नहीं बढ़ती है, तो इससे जो है उनके खर्च पर असर आएगा, खर्च में कमी आएगी तो एग्रीगेट डिमांड का लेवल भी कम हो जाएगा।
तो डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड यानी डेफिशिएंट डिमांड वो सिचुएशन है जब प्लान्ड एडी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम है। अब इसके रीज़न हमने डिस्कस कर लिए हैं, यानी कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में होने वाली कमी, दैट इज़ सी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में होने वाली कमी, आई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में होने वाली कमी, जी, और रिडक्शन इन एक्स यानी कि एक्सपोर्ट्स, और राइज इन एम यानी कि इम्पोर्ट्स, और इसके बाद इंक्रीज इन टैक्सेशन, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया। ये थे कॉजेज़। आगे हम करने जा रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। अगर इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसके क्या रिजल्ट्स होंगे, इसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। सबसे पहली चीज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि इकोनॉमी में अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है तो यानी वो डेफिशिएंट डिमांड से रिलेटेड है। डेफिशिएंट डिमांड से अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आता है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड प्लान्ड एडी कम है। अगर प्लान्ड एडी कम है तो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी पूरे रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। प्लान्ड आउटपुट उनको कम करना पड़ता है जबकि पोटेंशियल आउटपुट ज़्यादा होता है। पोटेंशियल आउटपुट का मतलब जो सारे रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करके हम गुड्स और सर्विसेज का जो लेवल प्रोड्यूस कर सकते हैं उसे पोटेंशियल आउटपुट कहेंगे। प्लान्ड आउटपुट का लेवल उससे कम रहता है, तो इसलिए फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल से पहले ही एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों एक दूसरे पर बराबर हो जाती हैं। कुछ लेबर फोर्स जो है वो बेकार हो जाती है, बेरोज़गार हो जाती है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट के पहले की सिचुएशन उससे पहले जो होती है उसे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहेंगे। इस अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को आप डायग्राम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेम डायग्राम आपने बनाना है जो डेफिशिएंट डिमांड में बनाया है। फ़र्क क्या है कि इसमें जो प्लान्ड एडी है, प्लान्ड एडी एएस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो लेवल आपने ले लेना है। तो ये जो इनकम आउटपुट का लेवल आएगा इसे अंडर एम्प्लॉयमेंट इनकम आउटपुट का लेवल कहेंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल जो है OM है। आप देख रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट पर AS और AD दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन एग्रीगेट डिमांड प्लान्ड AD फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम हो जाती है, तो ये AS को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है Q पर, और जो इक्विलिब्रियम हो रहा है वो Q लेवल पर हो रहा है। इस इक्विलिब्रियम को कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और जो आउटपुट का लेवल है ON, यानी कुछ लेबर जो है वो बेरोज़गार हो जाता है। OM लेवल जो है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, लेकिन ON जो है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम तो हो जाता है AD और AS में, लेकिन आप देख रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले इक्विलिब्रियम हो गया, इसलिए इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहेंगे। आगे है डिफ्लेशनरी गैप। डेफिशिएंट डिमांड जब इकोनॉमी में होती है तो डिफ्लेशनरी गैप आता है। डिफ्लेशन का मतलब होता है कॉन्टीन्यूस फॉल इन प्राइसेस। जैसे इन्फ्लेशन का मीनिंग होता है राइज इन प्राइसेस, डिफ्लेशन का मतलब होता है फॉल इन प्राइसेस। तो ये वो सिचुएशन है जब इकोनॉमी में डिमांड कम है। डिमांड के कम होने की वजह से प्राइसेस कम हो जाती हैं, डिफ्लेशनरी प्रेशर्स आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिमांड के कम होने की वजह से इन्वेस्टर्स को इंड्यूसमेंट नहीं मिल पा रहा इन्वेस्ट करने का। इंड्यूसमेंट नहीं मिल पा रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कम होने से आउटपुट कम होगा। आउटपुट अगर कम यानी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन ही कम है तो इनकम कम होएगी। इनकम कम होने की वजह से लोग डिमांड कम करेंगे, तो इकोनॉमी जो है वो डिफ्लेशनरी स्पाइरल में या लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाती है। लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप होता है कि एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम है, इसलिए इन्वेस्टमेंट कम है, इन्वेस्टमेंट कम है तो इनकम कम है, इनकम कम है तो फिर से डिमांड कम है, तो ये लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाती है। इसी डिफ्लेशनरी गैप को अगर आप डायग्राम से एक्सप्रेस करें तो सेम डायग्राम आपने बनाना है जो डेफिशिएंट डिमांड में बनाया है। जो ये गैप है डेफिशिएंट डिमांड वाला, ये जो गैप है इसी को ही आपने लिख देना है डिफ्लेशनरी गैप, यानी इट इज़ इक्वल टू डेफिशिएंट डिमांड। EF जो गैप देख रहे हैं आप, फुल एम्प्लॉयमेंट वाली AD और प्लान्ड AD के बीच का जो गैप है दैट इज़ डिफ्लेशनरी गैप। तो डिफ्लेशनरी गैप इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड, इट इज़ इक्वल टू डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड। तो ये गैप का मेजरमेंट कैसे करेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट पर जो AD है और जो प्लान्ड AD है इसके जो बीच का डिफरेंस है इसी को हम कहेंगे डिफ्लेशनरी गैप। सेम डायग्राम बनाना है, डेफिशिएंट डिमांड इज इक्वल टू डिफ्लेशनरी गैप आपने लिखना है। अगला इसका जो आउटकम है या इफ़ेक्ट है
डेफिशिएंट डिमांड का, दैट इज़ अनडिज़ायर्ड स्टॉक। क्योंकि लो एडी है, एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम है, प्रोड्यूसर्स जो है वो जो पूरा है वो सेल नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं बेच पा रहे हैं जो वो बेचना चाहते हैं, तो इसलिए उनके पास अनडिज़ायर्ड स्टॉक होगा, अनवांटेड स्टॉक होगा। अगर अनवांटेड स्टॉक है तो उसको क्लियर करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम है, उसको वो क्लियर करना चाह रहे हैं, तो उनको प्राइसेस में कमी लानी पड़ेगी, प्राइसेस में भी कमी लानी पड़ेगी और आने वाले टाइम में वो प्रोडक्शन भी कम करेंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अनडिज़ायर्ड स्टॉक है, अनवांटेड स्टॉक है, पहले से ही अनसोल्ड जो स्टॉक है उनके पास पड़ा हुआ है। तो आने वाले टाइम के लिए जो उनका प्लान्ड आउटपुट होगा फॉर द ईयर अहेड वो भी कम हो जाएगा, तो प्राइसेस भी कम होंगी और आने वाले टाइम के लिए आउटपुट भी जो है वो कम हो जाएगा। तो दोनों फैक्टर से इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी स्पाइरल आएगा, जिसके बारे में हमने अभी अभी बात की थी। आगे है लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। अगर एग्रीगेट डिमांड कम है तो प्रॉफिट्स भी कम होते हैं। अंडरस्टूड है कि प्रोड्यूसर्स जो हैं अपना स्टॉक क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, स्टॉक क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो उनको प्राइसेस कम करनी पड़ रही हैं, तो उनके प्रॉफिट्स भी जो हैं वो पहले से कम हो रहे हैं। तो अनडिज़ायर्ड स्टॉक से क्या होता है, प्राइस क्रैश होता है, प्राइसेस कम हो जाती हैं, प्राइसेस के कम होने से उनके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। यानी डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड की वजह से बिज़नेस एक्सपेक्टेशंस हर्ट होती हैं, इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्ट कम करते हैं, यानी बियरिश बिज़नेस एक्सपेक्टेशन कहते हैं इसको, लो बिज़नेस एक्सपेक्टेशन को, कि दिखाई नहीं दे रहा है कि कहीं डिमांड का लेवल बढ़ रहा हो, डिमांड का लेवल कम हो रहा है, मंदी जैसी सिचुएशन आप इसको कह सकते हो। तो इन्वेस्टर्स को इनकरेजमेंट नहीं मिलता इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आउटपुट कम होता है तो इनकम कम होती है, आउटपुट कम होता है तो कम लोगों को काम पर लगाया जाता है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट भी कम होता है। ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी कि प्रोडक्शन है, एक्सपेंडिचर है, ये सब कम होता है और इकोनॉमी लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाती है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।